ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फंड्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। थ्योरी से क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फंड जो होता है वो 6 टाइप्स के होता है। तो वन बाय वन अपन देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के फंड होते हैं। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सर, जनरल फंड। ओके, देखो सर, जनरल फंड का मतलब क्या होता है, जो जहां पर सर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको फंड मिला, कोई आपको पैसा देके जाता है, बट इन दैट केस वहां पर आपको ये नहीं पता होता, वहां पर कोई आपको स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाई जाती है कि सर आपको इस स्पेसिफिक चीज के लिए आपको उसको यूज करना है। हालांकि आप उस एक्टिविटी जो आपके एनपीओ की एक्टिविटीज है उसके लिए यूज करोगे, लेकिन एक्टिविटीज भी बहुत टाइप की हो सकती है ना बिजनेस के अंदर। कोई एक एक्टिविटी थोड़ी होती है। आप फर्नीचर परचेज कर सकते हो, आप असेट परचेज कर सकते हो, या बिजनेस की कोई एक्टिविटी अदर एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो सर जनरल फंड ऐसा फंड होता है जहां पर आपको ये रीजन नहीं दिया जाता, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं दिया जाता कि आपको इसका किस लिए यूज करना है एनपीओ की एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, वेयर द डोनेशन इज गिवन बाय द डोनर विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड जनरल फंड। ठीक है, देखो अब कोई भी आपको पैसा देगा तो सर उसको आपको एक्टिविटी में तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सर आपके लिए वो एसेट बनना चाहिए या आपके लिए वो लाइबिलिटी बनना चाहिए। सोचो, अगर आपको कोई पैसा देता है तो उसके बदले आपको एक्टिविटी करनी है एनपीओ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो आपके लिए ऑब्लिगेशन हुआ ना, क्योंकि आपको पैसा मिल गया बट उसके रेस्पेक्ट में काम करना बाकी है, दैट इज योर ऑब्लिगेशन। तो उसे सर अपन कहाँ शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में या एसेट साइड में? सर लाइबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि वो अपना ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो देखो, सच फंड्स आर शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बाय एडिंग टू द कैपिटल फंड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब आप जनरल फंड को शो करोगे तो वो कहाँ जाएगा सर, वो जाएगा आपके लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको प्रेजेंट करना है आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करके। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब भी आप प्रेजेंट करोगे तो हमेशा उसे कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। ठीक है, उसे सेपरेटली शो नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे फंड को अपन क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वापस डील करता हूँ। जनरल फंड वो फंड होता है जहां पर आपको कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया जाता कि आपको किस एक्टिविटीज में इसको यूज करना है। एनपीओ की बिजनेस की एक्टिविटी में यूज होगा, बट किस एक्टिविटी में यूज होगा या किस वजह से आपको दिया जा रहा है वो स्पेसिफाई नहीं होता। तो ऐसे फंड को अपन बोलते हैं जनरल फंड। उसे अपन कहाँ शो करता है, लाइबिलिटी साइड में शो करता है बैलेंस शीट के। और सर किस तरीके से प्रेजेंट करता है बैलेंस शीट के अंदर, तो उसे अपन कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फंड, दैट इज जनरल फंड। ठीक है, नेक्स्ट फंड की तरफ देखते हैं। देखो, अगला जो फंड है वो अपने सामने आता है स्पेसिफिक फंड। सर नाम से पता लगता है कि स्पेसिफिक फंड वो फंड होता होगा जहां पर कोई कंडीशन लगाई जाती है कि सर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको ये पैसा दिया जाता है। तो जब भी कोई डोनर द्वारा आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अमाउंट दिया जाता है तो ऐसे फंड को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंड। ठीक है, तो वेयर द डोनेशन इज गिवन बाय द डोनर विथ एनी स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टिव फंड। ठीक है, तो इसे रिस्ट्रिक्टिव फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे फंड मिला किसी पर्सन से, मेरा जो एनपीओ था वो था स्कूल की एक्टिविटीज को कैरी आउट करना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, लेकिन सर वहां पर जो मुझे अमाउंट मिला वो मिला स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज को करवाने के लिए। ठीक है, तो जब मुझे वो फंड मिला, जो अमाउंट मिला, तो वहां पर जो रीजन था वो रीजन स्पेसिफाई था सर कि यहाँ पर आपको फंड किस लिए मिल रहा है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को करवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा फंड क्या बन जाएगा आपके लिए, स्पेसिफिक फंड। ठीक है, तो आप ऐसे फंड को सिर्फ उसी एक्टिविटी को करने के लिए यूज कर सकते हो जो आपको मेंशन की गई थी जब आपको मिला था। ठीक है, तो स्पेसिफिक फंड वो फंड होता है जो आपको मिलता है तब आपको ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको किस एक्टिविटी में इसको यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे फंड को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक फंड। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स फंड हो गया, एजुकेशन फंड हो गया। ठीक है, आगे क्या बोलता है, देखो
The expenses incurred for this specific work are deducted from the fund and any amount received from such work added to the particular fund. इसका मतलब ये सर, फॉर एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स फंड मिला 5 लाख रुपीस का, ठीक है। अब सर ये आपके लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज, ओके। लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज कब होगी, जब मुझे और फंड मिलेगा। लाइबिलिटी डिक्रीज कब होगी, जब आप अपनी ड्यूटी को पूरा कर दोगे। आपकी जो ऑब्लिगेशन था वो क्या था कि मुझे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी करवानी है इस फंड के थ्रू, ठीक है। अब सर इस फंड से आपको मिला कितना, 5 लाख रुपीस का अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे खर्चा किया 1 लाख रुपीस का, तो सर क्या मेरी अभी भी लाइबिलिटी 5 लाख रुपीस होगी या कम होगी या ज़्यादा बन जाएगी। तो सर सोचो, अपना स्पोर्ट्स फंड कितना, 5 लाख का, आपने उसमें से कितना एक्सपेंस कर दिया स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर, 1 लाख का। तो सर आप इसे कैसे शो करोगे। देखो स्पोर्ट्स फंड कहाँ आ रहा होगा आपका, बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स फंड आ रहा होगा कितना, 5 लाख रुपीस का। लेकिन सर आपने इस 5 लाख में से अपनी ड्यूटी को कितना डिस्चार्ज कर दिया, कितना एक्सपेंस कर दिया। तो सर 1 लाख का अगर आपने एक्सपेंस कर दिया तो आपका जो फंड है वो कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, सर कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी अपन फंड को शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, अपने स्पोर्ट्स फंड में से लेस कर देंगे जितना आपने उसमें से एक्सपेंस कर दिया, दैट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो कितना शो करेंगे बाहर, 4 लाख रुपीज। तो सर वो जो ये लाइन है वो ये बोलना चाह रही है कि द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द स्पेसिफिक वर्क आर डिडक्टेड फ्रॉम द फंड। एंड आगे क्या बोलता है, एनी अमाउंट रिसीव फॉर सच वर्क एडिड टू द पर्टिकुलर फंड। इसका मतलब ये कि अभी आपका स्पोर्ट्स फंड था 5 लाख रुपीज का, ठीक है, आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया 1 लाख रुपीज का, लेकिन सर ड्यूरिंग द ईयर आपको इसी एक्टिविटी के लिए 2 लाख रुपीज और एक्स्ट्रा मिल गया। तो सर ये जो आपको 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिला वो आपके फंड में ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए, या इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। सोचो अगर आपको स्पोर्ट्स फंड के अंदर 2 लाख रुपए और मिल रहा है तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सर आपको और पैसा मिल गया, अब इस पैसे का आपको यूज करके स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज को करना है। इसका मतलब कि आपका ऑब्लिगेशन और इंक्रीज हो गया। तो नेक्स्ट लाइन वो बोलता है कि जब भी आपको कोई अमाउंट रिसीव होगा उस स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए, तो उस केस में आप उसे क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे, ऐड भी कर दोगे वापस से पर्टिकुलर फंड के अंदर जो आपका फंड बना हुआ है। तो सर यहाँ पर 2 लाख रुपीज को ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपको अमाउंट रिसीव हो और, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लाख रुपीज को और ऐड कर देते हैं तो आपका अब अमाउंट कितना बन जाएगा, ये 5 लाख में से 1 लाख का आपने यूज कर लिया तो वो आपका ऑब्लिगेशन खत्म हो गया वहां से। उसके बाद कितना बन गया था, 4 लाख रुपीज, और ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितना और फंड मिला, 2 लाख रुपीज का। तो इसका मतलब आपके पास जो अब लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है एंड ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो कितना होगा सर, 6 लाख रुपीज का, ठीक है। तो अपन को बैलेंस शीट में इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो वो लाइन क्या बोल रही है, वो प्रेजेंटेशन की बात करी कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो देखो वापस डील करता है, वो बोलता है कि अगर कोई आपने एक्सपेंस इनकर किया फॉर स्पेसिफिक वर्क के ऊपर, इन दैट केस आपको डिडक्ट करना है फ्रॉम द फंड, ठीक है। तो उसे माइनस कर देंगे, एंड एनी अमाउंट रिसीव फॉर सच वर्क, और अगर आपको कोई और अमाउंट मिलता है उसी काम को करने के लिए, तो उस केस में आप उसे एडेड कर दोगे वापस से कहाँ पर, पर्टिकुलर फंड के अंदर जो आपका फंड था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो मैंने अभी बात की थी जनरल फंड की, तो जनरल फंड के अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको क्यों मिला है, ठीक है। बस आप किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हो एनपीओ की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए इसको मेंशन नहीं किया होता है। लेकिन सर यहाँ पर स्पेसिफाई फंड है, इसका मतलब कि इस स्पेसिफिक एक्टिविटी को आपको पूरा करने के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। तो सर है तो अभी भी अपनी लाइबिलिटी है, बट इससे अपन कैपिटल फंड में ऐड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, इसे
सेपरेटली शो करते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर, ठीक है। तो देखो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सच फंड्स आर शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट सेपरेटली, ठीक है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, बैलेंस शीट में शो होगा, लेकिन सर कैसे होगा, कैपिटल फंड में एड बैक नहीं करना उसको कैसे शो करना है, उसको सेपरेटली शो करना है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो उसने जैसे कि यहाँ पर शो कर रखा है सेपरेटली स्पेसिफिक फंड, जो नाम आएगा वो लिख देना यहाँ पर। जैसे स्पेसिफिक फंड में क्या आया था अपने पास, स्पोर्ट्स फंड, एजुकेशन फंड, एनवायरमेंट फंड, तो कुछ भी फंड हो सकता है, तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, ये स्पेसिफिक वर्ड हट जाएगा, और जिस स्पेसिफिक एक्टिविटी को आपको करने के लिए फंड दिया गया वो यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो थर्ड फंड की बात करते हैं, दैट इज फिक्स एसेट फंड। ओके सर, समझना फिक्स एसेट फंड क्या होता है। वैसे तो नाम से पता लगता है कि सर फिक्स एसेट फंड मतलब कि आपको पैसा मिला, क्यों मिला, फिक्स एसेट खरीदने के लिए मिला, ठीक है। तो सर सिंपल सा है, कोई लॉजिकल नहीं है इसमें। अगर आपको कोई भी ऐसा फंड मिलता है जो आपको कोई स्पेसिफिक एसेट को परचेज करने के लिए मिला है, वो क्या होता है आपके लिए, फिक्स एसेट फंड। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने पैसा दिया ताकि आप बिल्डिंग खरीद सको, तो ऐसे फंड को मैं क्या बोलूँगा, ऐसा फंड मेरा क्या होगा, फिक्स एसेट फंड, क्योंकि बिल्डिंग क्या है मेरे लिए, फिक्स एसेट है, ठीक है। वो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, एनपीओ की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में काम आती है, ठीक है। तो ऐसे फंड को अपन क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट फंड। मतलब कि ऐसा फंड जो किसी एसेट को परचेज करने के लिए आपको मिला है, उसे अपन बोलते हैं फिक्स एसेट फंड, ठीक है। तो द फंड क्रिएटेड फॉर द परचेज ऑफ स्पेसिफिक एसेट इज कॉल्ड फिक्स एसेट फंड, ठीक है। अब सर ये भी तो आपके लिए लायबिलिटी है ना, क्योंकि अगर आपको कोई पैसा देके जाता है कि आपको ये स्पेसिफिक एसेट परचेज करनी है, तो अगर जब तक आप उसे परचेज नहीं करोगे तब तक के लिए आपकी क्या बनेगी, वो लायबिलिटी। अगर आपको कोई बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा देके गया और जब तक आपने नहीं खरीदा तब तक तो आपकी ड्यूटी बनेगी ना कि मुझे इसको खरीदना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। और उसे भी अपन क्या करेंगे, सेपरेटली शो करेंगे लायबिलिटी साइड के अंदर, जब तक कि वो परचेज नहीं हो जाती है एसेट पूरी, है ना। आगे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है इस फिक्स एसेट फंड का। इसे भी अपन कैसे शो करते हैं, सेपरेटली शो करते हैं सर, ठीक है। इसका मतलब कि इसे कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना अपन को, इसे अपन को सेपरेटली शो करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे इसको, लायबिलिटी साइड में आएगा फिक्स एसेट फंड। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था बिल्डिंग परचेस करने का, तो यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, बिल्डिंग फंड, ठीक है। जितना अमाउंट आपको मिला वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड फंड। नेक्स्ट फंड की तरफ देखते हैं क्या बोलता है वो। ओके, फोर्थ फंड दैट इज एंडोमेंट फंड, वेरी इंपॉर्टेंट सर, इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 2 मार्क्स के लिए सेपरेटली इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो टाइप्स ऑफ फंड नहीं पूछेगा तो इसे पर्टिकुलर पूछ सकता है वो कि एंडोमेंट फंड क्या होता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट सब कुछ बता के आना पड़ेगा जब वो पूछेगा इसके बारे में, ठीक है। तो देखो सर एंडोमेंट फंड क्या होता है समझना। देखो एंडोमेंट फंड सर वो फंड होता है या फिर वो पैसा होता है, गिफ्ट होता है, या अपन बोल सकते हैं कि ये जो फंड होता है ना वो अराइज होता है फ्रॉम गिफ्ट से। मतलब कि कोई पर्सन अगर एनपीओ को एज अ गिफ्ट कोई अमाउंट देता है और उसे आप यूज करते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूं मैं बिल्डिंग की, कोई पर्सन था मिस्टर ए ने एनपीओ को एक बिल्डिंग दिया, ठीक है। तो वो कैसे दे रहा है, उसको एज अ गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। और जिसे वो क्या करेगा, जिसको एनपीओ क्या करेगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेगा, जो स्पेसिफिक पर्पस उस पर्सन ने बताया उसको, ठीक है। तो ऐसे फंड को अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेंट फंड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो एंडोमेंट फंड क्या होगा कि ऐसा कोई भी फंड जो आपको एज ए गिफ्ट अराइज हुआ है, ठीक। सो एंडोमेंट फंड क्या होता है सर, ऐसा फंड जो आपको गिफ्ट से अराइज होता है और उसकी अगर कोई इनकम आपको मिल रही है तो उस इनकम को आप किस लिए यूज करते हो, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। दूसरी चीज आप एक चीज समझना कि जो आपका एंडोमेंट फंड होता है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है या रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ये जो फंड है आपको क्या बार बार मिलता है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब मैंने देखा था कि सर ऐसा रिसिप्ट जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो बिजनेस के अंदर एनपीओ के अंदर बार बार मिलता रहता है, हर साल मिलता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो बार बार नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो ऐसा रिसिप्ट जो एंडोमेंट फंड है, क्या गिफ्ट क्या बार बार मिलेगा क्या एनपीओ को, नहीं सर। तो इस केस में वो आपको कौन सा रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, ओके। अब एक और चीज समझना,
सर अगर एनपीओ के पास एंडोमेंट फंड का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में इसे अपन कहाँ शो करेंगे? इसे अपन शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर इसका अभी भी बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि वो आपके लिए अभी भी ऑब्लिगेशन है, और उसे अपन कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड के अंदर। समझना इसको। फॉर एग्जाम्पल, आपको एंडोमेंट फंड मिला 10 लाख रुपीस का, ठीक है। इसका मतलब कि सर आपके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। इसका आपको यूज करना है आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। अब सर फॉर एग्जांपल, मैंने इसका ड्यूरिंग द ईयर यूज किया, इसके थ्रू मैंने खर्चे किए और क्या किए? इसको यूज किया एनपीओ की एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए, और वो यूज किया मानते हैं कि 9 लाख रुपीस का। इसका मतलब सर क्या आपके पास जो बैलेंस बचा, कितना बचा यहाँ पर? 1 लाख रुपीस का। ये जो बैलेंस था ये आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस था या नेगेटिव बैलेंस था? सर ये आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस था, क्योंकि 10 लाख में से आपने कितना यूज किया? सिर्फ 9 लाख रुपीस। दैट मीन्स कि आपके पास अभी भी क्या बचा है? पॉजिटिव बैलेंस बचा है। और पॉजिटिव बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपीस। तो सर क्या आपने जो आपकी लाइबिलिटी थी क्या पूरी डिस्चार्ज कर दी? नहीं की, अभी कितना डिस्चार्ज करना बाकी है? 1 लाख। तो ये अभी भी क्या है आपके लिए? लाइबिलिटीज। और इसे अपन कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन सर अगर ऐसा होता कि आपका एंडोमेंट फंड था वापस से 10 लाख रुपीस का, और सर आपने इसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी थी, जो एंडोमेंट फंड देते वक्त स्पेसिफिक पर्पस था, उसके ऊपर एक्सपेंस किया 12 लाख रुपीस का, ठीक है। तो सर आपके पास ये नेगेटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है? सोचो, अगर आपको मिला था 10 लाख रुपीस, आपने यूज किया कितना? 12 लाख रुपीस का मतलब कि ये बैलेंस तो नेगेटिव चला गया ना। आपने खुद से खर्चा कर दिया। उस बंदे ने आपको पैसा कितना दिया कि 10 लाख रुपीस आपको एक्सपेंस करना है एक्टिविटी को करने के लिए, लेकिन आपने खर्चा कितना कर दिया? 12 लाख रुपीस। तो आपने खुद से कितना खर्चा कर दिया? 2 लाख रुपीस। तो ये तो आपके इनकम एंड एक्सपेंस में जाना चाहिए ना, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर चुके हैं, बल्कि एक्स्ट्रा और खर्चा कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एक्सेस 2 लाख रुपीस खर्चा किया वो खुद से किया, एनपीओ ने खुद ने किया। इसका मतलब कि वो उसके एक्सपेंस का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है, ना कि वो बैलेंस शीट में जाएगा। अरे अब तो बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया ना अपनी लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी कितना उसका? 0। और उसने खुद से कितना खर्चा किया? 2 लाख रुपीस। दैट मीन्स जो ये आपका नेगेटिव बैलेंस है ये बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्लिगेशन है ही नहीं अपना। ऑब्लिगेशन तो पूरा 0 हो चुका अपना। तो इस केस में यहां पर आपने जो खुद से एक्सपेंस किया वो तो कहां जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और उसे कहां शो करेंगे अपन? ये अपना इनकम है, अपना एक्सपेंस है? एक्सपेंस है सर, तो इसे एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे अपन, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड में इसे शो कर देंगे, ठीक है। तो वो ये लाइन बोलना चाह रहा है इसमें। तो देखो आगे, अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं इसका एंडोमेंट फंड का। नंबर 1, इफ द बैलेंस इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या सर? आपने खुद से खर्चा किया, तो क्या वो बैलेंस शीट में जाएगा वैल्यू डिफरेंस, या फिर आपके इनकम एंड एक्सपेंस में आएगा? सर इनकम एंड एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि आपने खुद से खर्चा कर दिया। तो सर जितना आपने खुद से खर्चा किया वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दैट इज जो भी आपका नेगेटिव बैलेंस होगा उसको अपन कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू एंडोमेंट फंड नेगेटिव बैलेंस को, ठीक है। लेकिन सर अगर आपका जो बैलेंस है अभी भी पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब कि आपने पूरी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं किया अभी तक। अगर 10 लाख में से 9 लाख आपने एक्सपेंस किया, तो इसका मतलब ये कि सर 1 लाख रुपीज आपको एक्सपेंस करना अभी बाकी है, एक्टिविटीज को करना बाकी है। इन दैट केस वो आपके लिए ऑब्लिगेशन हुआ, लाइबिलिटी हुआ, तो वो कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में? सर बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर उसका बैलेंस अभी भी पॉजिटिव आ रहा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? आपका बैलेंस शीट में। तो यहां पे शो कर देंगे एंडोमेंट फंड पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, जितना अमाउंट बनता है वो, ठीक है सर। तो ये था अपने पास एंडोमेंट फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो इसे आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका फंड होता है दैट इज एन्युटी फंड। समझना सर एन्युटी फंड क्या होता है। देखो
सर एन्युटी फंड ऐसा फंड होता है जहां पर आपको कुछ सर्टन अमाउंट मिलता है, लेकिन उस अमाउंट के साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी लगाई जाती है कि सर जब वो आपको अमाउंट जब वो आपको अमाउंट मिलेगा तो उस केस में इंस्टीट्यूट को, जो आपका एनपीओ है, उसको कुछ अमाउंट एक सर्टन पर्सन को एक सर्टन टाइम के लिए आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनपीओ को मिस्टर ए ने कुछ पैसा दिया या कुछ एसेट दिया, मानते हैं, ठीक है, मानते हैं कि उसने बिल्डिंग दिया उसको। अब सर उससे जो इनकम होगा ना, तो वहां पर मिस्टर ए ने क्या किया, कुछ कंडीशन लगा दी कि सर इस बिल्डिंग के थ्रू जो भी एक्टिविटीज होगी तो उसके थ्रू जो भी आपको मिलेगा ना, वो आपको सर्टन अमाउंट देना पड़ेगा स्पेसिफिक पर्सन को और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, उसने बोला कि उसको जो पैसा है वो एक स्कूल को देना पड़ेगा, ठीक है, एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए देना पड़ेगा। तो स्कूल क्या होगा, एक सर्टन पर्सन हो गया, और स्पेसिफिक टाइम फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स हो गया। तो उसे जो अमाउंट है, सर्टन अमाउंट जो है, जो उसने डिसाइड किया था, वो स्पेसिफिक पर्सन दैट इज स्कूल को एंड स्पेसिफिक टाइम दैट इज 5 ईयर्स तक उसको अमाउंट देना पड़ेगा। तो देखो, आप भी देखो, जहां पर ऐसा फंड, जहां पर क्या होता है, डोनर स्पेसिफिक कंडीशन लगा देता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, जहां पर उसे क्या करना पड़ता है, एक सर्टन अमाउंट, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, ठीक है, एक सर्टन अमाउंट एक सर्टन पर्सन को एक सर्टन स्पेसिफिक पीरियड के अंदर देना पड़ता है उसको। तो ऐसे फंड को बोलते हैं अपन एन्युटी फंड, ठीक है। तो ऐसा जो रिसिप्ट होता है ना सर, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट होता है? क्या आपको ऐसा एन्युटी फंड क्या बार बार बिजनेस एनपीओ के अंदर मिलता है क्या? नहीं सर, वन टाइम होता होगा, तो बार बार थोड़ी मिलता है ऐसा फंड, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। दूसरी चीज, विच विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सर लाइबिलिटी आपका, क्योंकि आपको ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है, अपनी ऑब्लिगेशन है आपके लिए, तो लाइबिलिटी में शो करेंगे उसको। लेकिन एक चीज समझना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टन पीरियड, अपना जो पीरियड था वो क्या था, 5 ईयर्स का। तो जैसे ही वो 5 ईयर्स का जो टर्म था वो पूरा हो जाएगा, वैसे ही इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो सर वो प्रॉपर्टी जो था, जहां पर मैंने एग्जांपल लिया था बिल्डिंग का, तो वो बिल्डिंग किसका बन जाएगा, आपको इंस्टीट्यूट का बन जाएगा, एनपीओ का बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो सर्टन पीरियड पूरा हो जाता है, जो स्पेसिफिक टाइम था आपका, वो जैसे ही पूरा हो जाएगा, वो जो बिल्डिंग था वो किसका बन जाएगा अपने आप, वो एनपीओ का बन जाएगा, ठीक है। तो एन्युटी फंड के अंदर क्या होता है, जैसे ही आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सर्टन पीरियड, जैसे ही वो सर्टन पीरियड पूरा होता है आपका, ठीक है, 5 ईयर्स का एग्जांपल में लिया था अपन ने, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी जो थी वो इंस्टीट्यूट के नाम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फंड को अपन क्या बोलते हैं, एन्युटी फंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो एन्युटी फंड होता है उसको अपन कैसे शो करते हैं सर, वो भी अपने लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो उसको अपन शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लाइबिलिटी साइड के अंदर, ठीक है। तो जो एन्युटी फंड है उसको शो कर देंगे लाइबिलिटी साइड, दैट इज एन्युटी फंड, ठीक है सर। तो ये टाइप थे आपके फंड्स के जो अभी डील किए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 5 टाइप के आपके एन्युटी, 5 टाइप के आपके जो फंड होते हैं उनको देखा अपन ने, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन अकाउंट बनाना भी सीख लेते हैं कि सर अगर अपन को एग्जाम्पल में डील करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर इसे भी प्लस माइनस करके सॉल्व करवा रखा है, ठीक है। बट मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज, देन आप हमेशा ट्राई करो कि अकाउंट्स के फॉर्मेट में उसको आंसर करो, ठीक है। तो देखो, अगर मैं फंड अकाउंट बनाऊं तो कैसे बनेगा, दिखता है। ओके, सो सर जब भी अपन एग्जांपल करेंगे भी आगे, तो अपन हमेशा ट्राई करेंगे कि फंड अकाउंट बनाकर उसको प्रॉपर प्रेजेंट करें, ठीक है। बट आपके बुक में नहीं है, बट अपन हमेशा ट्राई करेंगे कि फंड अकाउंट बनाकर वर्किंग नोट में इसको प्रेजेंट करेंगे, देन आफ्टर अपन आंसर करेंगे इसका, ठीक है। तो एक बार थोरोली समझते हैं इसको कि किस तरीके से अपन को प्रेजेंट करना है, बट जब अपन एग्जांपल करेंगे तो उसको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि सर जो फंड होता है अपने लिए क्या होता है, एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है। अपन को पैसा मिला तो क्यों मिला, एक्टिविटीज को करने के लिए, या तो वो जनरल एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे कि अपन को फंड मिले ना, 5 टाइप के जो फंड देखे उनके लिए मिल सकते हैं, और वो सारे क्या होता है, अपनी लाइबिलिटी होता है, क्योंकि उसको अपन कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा ना, बिल्डिंग के लिए, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो अपने टाइप समझा भी, ठीक है। तो सर एक चीज तो कंफर्म है कि जो अपना फंड होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, दैट इज इसका जो बैलेंस होगा ओपनिंग वाला, वो क्या होगा सर, अपना क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो अपन पुट करेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस जो आता था, जो क्लोजिंग था प्रीवियस ईयर का, वो अपना ओपनिंग बन जाएगा इस बार, ठीक है। अब सर समझना, अगर अपन को डोनेशन और मिलेगा, ठीक है, तो डोनेशन मिलने पर क्या होता है,
आपका जो लाइबिलिटी वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको डोनेशन मिला, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? सबसे पहले कैश मिला होगा आपको, ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू फंड। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। लाइबिलिटी क्या होता है अपना? क्रेडिट। अगर वो और इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? उसको अपन और क्रेडिट कर देंगे। दैट इज जो आपका रेस्पेक्टिव फंड है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर फंड अकाउंट, ठीक है, तो वो अमाउंट पुट कर देंगे। अब देखो, अभी अपन क्या बना रहे हैं? फंड अकाउंट बना रहे हैं। तो उसमें सर ये जो वैल्यू था वो कौन सा शो करेंगे? फंड अकाउंट में क्या चीज जाएगी आपके पास? कैश जाएगा। तो कैश कहाँ पे जाएगा? बाई साइड में, दैट इज डोनेशन रिसीव। तो आप कैश भी लिख सकते हो और डोनेशन रिसीव भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अपन प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो बाई डोनेशन रिसीव लिख सकते हो जितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो, ठीक है। उसके बाद सर मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक डील की थी एनपीओ की। तो सर मैंने आपको बताया था कि सर फॉर एग्जांपल ये आपका एनपीओ, ये मिस्टर ए था। मिस्टर ए ने एनपीओ को कुछ अमाउंट दिया, फंड दिया, और वो जो फंड था वो था ₹10,000 का, ठीक है सर। अब उसने क्या किया? इसको 1 लाख कर लेते एक बारी। अब उसने क्या किया सर? उसने जो फंड दिया उसके वजह से एनपीओ के ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। बट याद करो कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था एनपीओ का कि जो एनपीओ होता है वो अपने फंड को रीइन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। एनपीओ को पैसा मिला। अब सर ये जो पैसा था ना, एनपीओ के पास 5 मंथ्स के लिए वो उसके काम ही नहीं आने वाला भी। तो सर क्या इस 1 लाख को एनपीओ के ऐसे पड़े रहने देगा या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा? सर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो मानते हैं कि उसने इन्वेस्ट कर दिया पैसे को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया इसका। मानते हैं कि उसने 10% इन्वेस्टमेंट किया। अब सर यहां पर एक चीज समझना, ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है ना, तो यहां पर जो पीछे रेट गिवन होती है ना स्टार्टिंग में, वो होता है सर इसका इंटरेस्ट का रेट। मतलब कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया? या तो देखो वो पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है या फिर कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर उसको 1 लाख मिला है तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इन्वेस्ट करेगा, वो कुछ पार्ट भी इन्वेस्ट कर सकता है या फुल्ली भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो डिपेंड करता है एनपीओ के ऊपर, ठीक है सर। तो एक बार के लिए मानता हूं कि उसको जो इन्वेस्टमेंट मिला, उसने जो इन्वेस्ट किया वो किया पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज का, ठीक है सर। तो सर अब सर एक चीज समझना, क्या मिस्टर ए ने एनपीओ को ये पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया था या फिर एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए दिया था? एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए दिया था ना। तो सर अगर वो इसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रहा है तो वो क्या वापस से फंड का पार्ट बनना चाहिए या एनपीओ की इनकम बननी चाहिए? सोचो सर। अगर यहां पर मैं बोलता हूं आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया? इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो गया सर? कितना कमाया होगा अपने फुल ईयर? 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000। अब सर सोचो, ये आपका इनकम बनना चाहिए या इससे आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए? सोचो सर। क्या इसने पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया था एनपीओ को? नहीं सर, इसने तो यूज करने के लिए दिया था कि वो एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके। तो क्या उसने कैरी आउट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको 5 मंथ्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं था इस पैसे का। तो उसने सोचा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया 10% इन्वेस्टमेंट के अंदर, दैट इज पूरा का पूरा 1 लाख। अब सर उसने कितना कमा लिया? 10,000। तो सर ये किसका पार्ट बनना चाहिए? ये आपके इन्वेस्ट उस फंड का पार्ट बनना चाहिए, आपके इनकम का पार्ट बनना चाहिए? देखो, अगर ये आपके फंड का पार्ट बनेगा, अगर ये आपके फंड का पार्ट बनेगा तो इसे अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे टू फंड के अंदर। और अगर ये आपके इनकम का पार्ट बनेगा तो ये कहां जाना चाहिए? ये जाना चाहिए आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सर सोचो कहां जाना चाहिए? सर लॉजिकल है ना, अगर उसने पैसा दिया था आपको एनपीओ की एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, तो आपने तो क्या कर दिया? उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो अल्टीमेट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उसके थ्रू अगर आपने कुछ कमाया तो वो अल्टीमेट किसका पार्ट बनेगा? फंड का पार्ट बनेगा। वो आपका इनकम नहीं होगा सर, क्योंकि अभी आपकी लाइबिलिटी कितना बनती है उसके रेस्पेक्ट में? 1 लाख रुपए का। लेकिन सर आपने और कितना कमा लिया? 10,000। तो अल्टीमेट आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हो गया, ठीक है।
तो इस केस में आप क्या करोगे, आपके पास जो फंड होगा वो कितना हो जाएगा, अभी 1 लाख तो पहले से एग्जिस्ट करता था, प्लस 10,000 और आ गया। इसका मतलब कि अब लायबिलिटी कितना हो गया, 1,10,000 का। ठीक है, तो सर एक चीज समझना, जब भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हो अपने फंड के थ्रू, तो सर जो भी आपने री इन्वेस्टमेंट से कमाया तो वो आपका क्या बनेगा, फंड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 कमाया उससे, वो आपकी क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। अब एक और चीज समझना सर, आपने इंटरेस्ट से कितना कमाया, 10,000 रुपीज। अच्छा, जरूरी है क्या कि आपको 10,000 मिल ही गया होगा, नहीं सर, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है, उतना भी मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोलता हूँ कि उसने जो इन्वेस्टमेंट से रिसीव किया वो रिसीव किया 9,000 रुपीज़ का, तो सर एक चीज़ समझना, यहाँ पर जब अपन इन्वेस्ट फंड के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो सर कितना ऐड होना चाहिए बताओ, क्या मुझे 10,000 को ऐड करना चाहिए या मुझे 9,000 को ऐड करना चाहिए, सोचो। एक कॉन्सेप्ट था, जब मैंने आपको पहले बताया कि अपना बेस अगर क्लियर है तो आप कॉन्सेप्ट हर चीज लॉजिकल समझ सकते हो। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, एक्रूवल। क्या बोलता था एक्रूवल, एक्रूवल ये बोलता था कि आपको कितना भी रिसीव हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपका जो करंट ईयर का इनकम होता है वही आप रिकॉर्ड करोगे, आपके जो करंट ईयर के एक्सपेंस होंगे वही रिकॉर्ड करोगे। ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना रिसीव हुआ है, आपने कितना पेमेंट किया। तो सर आपका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट बनता था वो कितना बनता है, 10,000, तो आप रिकॉर्ड भी कितना करोगे, 10,000। लेकिन सर यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ेगा कि सर आपको मिलना कितना चाहिए था, 10,000, और आपको मिला कितना, सिर्फ 9,000। इसका मतलब कि सर जो डिफरेंस था 1,000, वो आपके लिए एसेट बनेगा या लाइबिलिटी बनेगा, सोचो। सर आपके लिए एसेट बनेगा, क्योंकि इस 1,000 का बेनिफिट क्या आपको मिल गया, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब कि फ्यूचर का क्या है आपका ये बेनिफिट, और फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को क्या बोलते हैं अपन, एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो सर अपन इसे कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड के अंदर। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है सर आपने ब्याज कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं, इसका मतलब कि ये कहाँ शो होगा सर आपका एसेट साइड में ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आप ऐड करोगे इंटरेस्ट को, तो कितना ऐड करोगे, एक्रूल बोलता है कि पूरा 10,000। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट में वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको रिसीव ऐड नहीं करना कि आपको रिसीव कितना हुआ, वो ज़्यादा रिसीव होता तो भी मैं 10,000 ऐड करता, कम रिसीव होता तो भी 10,000 ऐड करता मैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर आपका लाइबिलिटी कितना इंक्रीज होगा, अगर 1 लाख का फंड था, आपको वन ईयर का इंटरेस्ट कितना कमा है, 10,000, तो अब मिले कितने भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अपन क्या निकालेंगे कि आपका एसेट बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा, बट ऐड कितना करेंगे, सिर्फ 10,000। ठीक है, तो सर समझना इसकी एंट्री क्या बनती है वो देखते हैं एक बारी। पहले आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। ओके, तो रिसीव होने पर सर आप एंट्री क्या बनाओगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो देखो सर आपको इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, सिर्फ 9,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा सर आपका, 9,000 का। अच्छा, एक्रूअल के अकॉर्डिंग आप इनकम कितना बुक करोगे, 10,000 या 9,000, 10,000, क्योंकि एक्रूअल बोलता करंट ईयर का इनकम। तो इनकम क्या करते हैं अपन, क्रेडिट, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट 10,000 रुपीज। लेकिन सर 1,000 का आपका क्या बना था, एसेट्स, एसेट को अपन क्या करता है, डेबिट। ठीक है, तो यहां पर एक चीज डेबिट हो जाएगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,000। ठीक है, इस तरीके से वो एंट्री बनेगी। तो एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है सर, इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है फंड में, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी आप फंड के थ्रू कमा रहे हो वो आपके फंड का ही पार्ट बनेगा दोबारा से। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट क्या था आपका, इनकम, इनकम को ट्रांसफर करेंगे तो कैंसिल होगा, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, फंड क्या था आपके लिए, लाइबिलिटीज, और फंड अगर वापस से इंक्रीज होगा तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं उसको वापस से क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, टू फंड अकाउंट,
कितना सर? 10,000। तो अल्टीमेट सर फंड में गया कितना आपका वैल्यू? 10,000 का। तो इस तरीके से वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो सर यहां पर जब इसको शो करेंगे अपन फंड अकाउंट में जब ट्रांसफर किया, तो इसको यहां पर शो करेंगे तो कहां जाएगा आपका ये? क्रेडिट साइड में, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे मैं लिख रखा है करंट ईयर, दैट इज एक्रूअल को फॉलो करना है हमेशा। जो आपका करंट ईयर का बनेगा वही शो करना है, ठीक है। और अगर आपको सर उस एक्टिविटी से कोई और चीज अमाउंट मिलता है, तो उससे भी अगर कोई पैसा मिलता है तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? फंड इंक्रीज होगा। तो सर एक चीज याद रखना, जब जब फंड इंक्रीज होगा तो आपको कहाँ पोस्ट करना है उसको? क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बाई कैश हो जाएगा यहाँ पर जितना आपने मिला आपको। उसके बाद सर अगर आपने एक्टिविटीज के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट्स फंड था, आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऊपर क्या किया? एक्सपेंस किया, तो सर आपका जो फंड था वो क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? अगर आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया तो सोचो क्या होगा सर? आपका फंड कम हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी कम होगी, और लाइबिलिटी जब कम होगी तो क्या करेंगे? उसको डेबिट, दैट इज फंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है सर। तो कितना हो गया सर? ये कितना आपने खर्चा किया? मानते हैं कि आपने खर्चा किया 5,000 का, 5,000 का। तो सर फंड अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो कैश कहाँ जाएगा आपका? डेबिट साइड में, दैट इज टू कैश, ठीक है सर। और उसके बाद सर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो या तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा या फिर बैलेंस सीडी आएगा। देखो एक चीज समझना, ये आपका क्या था? लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी आपका कम हो रहा है यहाँ पर अगर आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया। तो सोचो सर, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, ये आपको इतना पैसा मिला, ये पहले से पड़ा हुआ पैसा था, ये आपको पैसा और मिला, ठीक है। मानते हैं कि 10 लाख रुपीज था, आपने एक्सपेंस किया 6 लाख रुपीज का, तो सर अभी आपका लाइबिलिटी बनेगा या आपने खुद से खर्चा किया? सर आपकी लाइबिलिटी बनेगा अभी भी कितना? 4 लाख रुपीज, क्योंकि अगर 10 लाख में से आपने 6 लाख खर्च किया, इसका मतलब 4 लाख का लाइबिलिटी है, तो वो क्लोजिंग आएगा आपका, तो 4 लाख रुपीज आ जाएगा बैलेंस सीधी आपका, क्योंकि अभी फंड एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो फंड का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर अगर मैं आपसे से बोलता हूँ कि आपके पास 10 लाख का फंड पड़ा था, ये स्टार्टिंग में था, ये अपन को और मिला, आपने एक्सपेंस कर दिया यहाँ पर 15 लाख रुपीज का, तो सर क्या आपके पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि अब तो बैलेंस बचा ही ना फंड का। तो उस केस में आपके पास बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा आपके पास? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि नेगेटिव चला गया बैलेंस, ठीक है। और नेगेटिव चला गया इसका मतलब कि आपने खुद से खर्चा किया ना। अब तो अगर 10 लाख का फंड था, 15 लाख रुपीज आपने खर्च कर दिया, तो कितना खर्च किया आपने? 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किया, तो वो क्या बनेगा आपका? एक्सपेंडिचर का पार्ट, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपीज कहाँ जाएगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा सर? कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास फंड का बैलेंस ही अवेलेबल नहीं है ना अब तो, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर अपन ने थोड़ा डील किया कि फंड के टाइप क्या होता है, फंड की अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन इसके सम्स देखने वाले डिफरेंट, ठीक है, और फिर आगे चलेगा, ठीक है। तो